Hey, hi everyone, this is सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा सेटअप नॉलेज पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि यूपी टेट परीक्षा में बहुत कम दिन बचा हुआ है। आज है आपका 26 तारीख। तो मुश्किल से 6 दिन बचे हुए हैं। इन 6 दिन में अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो आप परेशान न होइए। अभी भी आप तैयारी आराम से कर सकते हैं और जिन्होंने किया है उनका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो इसी कड़ी में यूपी टेट परीक्षा के लिए हिंदी को हम लेकर आए हैं। हिंदी वर्णमाला को कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। मुश्किल से 25 मिनट का वीडियो होगा। पूरे चित्र के माध्यम से एकदम बढ़िया से कंप्लीट कर देंगे। हिंदी वैसे आसान होता है, बहुत आसान माना जाता है, लेकिन यूपी टेट में कई बार बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं जिसमें आप फंस जाते हैं। आसान होते हुए भी आप गलती कर देते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न वर्णमाला से गलत नहीं होगा। और आपको पता है हिंदी में 30-31 टॉपिक हैं, कवि लेखक रचनाएं भी आती हैं। तो आज शुरू करते हैं। वर्णमाला का पूरा हिंदी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देंगे, साथ ही साथ आगे PYQ लगवा देंगे, तो जिससे आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। 4 से 5 वीडियो बनाएंगे। 4 से 5 वीडियो में आपका CDP के लिए सब इनफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए टाइम वेस्ट किए चलते हैं हिंदी भाषा पे। तो हिंदी भाषा में वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत सही ढंग से समझाएंगे। तो हिंदी भाषा मूल इकाइयों, स्वर भेद और प्रारंभिक अगर बात किया जाए जो ध्वनि से संबंधित अवधारणाएं होते हैं उनका संक्षिप्त विवरण होता है, ठीक है ना। तो इन विवरणों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो ध्वनि क्या होता है, डायरेक्ट पूछ लेता है। तो ध्वनि क्या होता है आपसे, आप पूछ लेगा तो मुख से निकलने वाली अर्थभेदक आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। रिवीजन पर्सपेक्टिव से है तो आप रिवीजन करिएगा, सारे अवधारणा आपके क्लियर हो जाएंगे। वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप जो होता है वर्ण होता है। जैसे जो वर्ण हम लिखते हैं, अक्षर बोलते हैं, वर्ण और अक्षर में थोड़ा डिफरेंस है। जो लिखित रूप होता है वो क्या होता है, आपका वर्ण होता है। और अक्षर की बात किया जाए, एक या अधिक वर्णों का समूह जो होता है, जैसे 1 से 2 वर्ण हो जाए, ज़्यादा हो जाए, वो क्या होते हैं, आपके अक्षर होते हैं, जिसे एक साथ बोला जाए। और हिंदी वर्णमाला का आधार अगर बात किया जाए तो स्वर और व्यंजन होता है। विशेष चिन्ह की बात किया जाए तो अनुस्वार होता है, अनुनासिक होता है। अनुनासिक या चंद्रबिंदु भी बोलते हैं, ऐसे चिन्ह रहता है। अब विसर्ग का चिन्ह ऐसे रहता है, अनुस्वार ये चिन्ह होता है। तो ये हो गए थोड़े से कॉन्सेप्ट। अब बात आ जाए स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी विशेष अवरोध के निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। यानी जिनमें किसी की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अ ई उ री ए ऐ ओ और अंक, ये क्या हैं, आपके स्वर हैं। स्वर में भी 3 प्रकार के स्वर होते हैं, पूछ लेता है डायरेक्ट। अ ई उ री ये मूल स्वर कहे जाते हैं। और दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, जिसमें ज़्यादा समय लगता है। आ, बड़ा ई, उ, ए ऐ ओ औ, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। क्या हैं आपके, ये दीर्घ स्वर हैं। कितने हैं, आपके 7, ठीक है। और ऐ औ संयुक्त स्वर हैं। ऐ औ क्या है, संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर मतलब जो स्वर के मेल से बनते हैं। तो स्वर के प्रकार हमने बता दिया, ह्रस्व स्वर, आयुरी, दीर्घ स्वर, आ ई उ, ये हो गया। प्लुत स्वर जिनका उच्चारण 3 मात्राओं तक होता है, जैसे आपका ओम लिखा जाता है। क्या, ओम, ये आपका प्लुत स्वर है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर बताया था, लेकिन अगर स्वर का प्रकार पूछा जाए नियमतः तो 3 होता है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर स्वर की भेद, अगर उच्चारण के आधार पर स्वर का प्रकार पूछा जाए तो मुख खुलने के आधार पर पहला प्रकार होता है, जिसे विवृत स्वर बोलते हैं, अर्धविवृत बोलते हैं, समृत बोलते हैं, अर्ध समृत स्वर बोलते हैं। और जिह्वा की स्थिति के आधार पर पूछा जाए तो अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर होता है। और ओठों की आकृति के आधार पर पूछा जाए तो वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी होता है। और नाक के आधार पर पूछा जाए, नासिकत्व के आधार पर, तो अनुनासिक और निरनुनासिक होता है। तो इन पे एक नज़र देख लेते हैं क्या क्या किस में आता है। तो स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, यानी इन पे किसी का लगाम नहीं होता है, किसी की सहायता ज़रूरत नहीं पड़ती है। और व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता होती है। जैसे क है तो क में क प्लस अ रहता है, स है स में स प्लस अ है, तो स के साथ हमेशा अ रहेगा, तो स क्या है, आपका व्यंजन है। तो स्वर की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। हिंदी वर्तनी में मात्रा का सही प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार पूछ लेता है कि हिंदी में मात्रा का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है कि नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए महत्वपूर्ण। यूपी टेट के पर्सपेक्टिव से है, तो आप एक एक चीज़ बारीकियों से देखिएगा। अय और संयुक्त स्वर माने जाते हैं। विकल्प दे देगा, निम्नलिखित में संयुक्त स्वर कौन है कौन नहीं है। अनुस्वार, चंद्रबिंदु, विसर्ग परीक्षा में प्रायः भी पूछे जाते हैं। ये तो वर्ण क्या है, आपका लिखित रूप है। ध्वनि क्या है, श्रव्य रूप है, यानी सुनने के लिए है। और वर्ण को लिखा जाता है। और अक्षर और वर्ण समान नहीं होते हैं, ठीक है।
अब मात्रा चिन्ह की क्या होती है, त्रुटि से अर्थ बदल जाता है। तो चलिए व्यंजन को देख लेते हैं। आई होप स्वर आप समझ गए होंगे, मुझे आशा है कि स्वर आप समझ गए होंगे। तो व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु को किसी न किसी स्थान पर अवरोध यानी रुकावट या स्पर्श मिलता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का पूर्ण उच्चारण प्रायः स्वर की सहायता से होता है। हिंदी में मुख्य व्यंजन क से ह तक माने जाते हैं, क से ह तक माने जाते हैं। तो व्यंजन का मुख्य वर्गीकरण अगर बात किया जाए तो आपने क से ज्ञ तक बचपन में बहुत पढ़ा होगा। तो मुख्य वर्गीकरण जो होता है वो वर्गीय व्यंजन होता है, वर्ग के आधार पे होता है। जैसे वर्ग कितने बांटे गए हैं, जैसे आपका क वर्ग आता है क ख ग घ अंग, च वर्ग आता है च छ ज झ ञ, ट वर्ग आता है ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग आता है त थ द ध न। इसमें इतने अक्षर आते हैं। प वर्ग में भी 5 प फ ब भ म आते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपका य र ल व होता है। क्या होता है, य र ल व। उस व्यंजन आपका श ख श होता है। और संयुक्त व्यंजन जो होता है वो क्षत्रज्ञ होता है। संयुक्त व्यंजन जो मिलके बनते हैं, जैसे ये छ है, त्र है, त और र से, ज्ञ है, ज ञ से, इस तरीके से। तो वर्गीय व्यंजनों की सारणी देखते हैं। क में क वर्ग में अभी बता दिया क ख ग घ अंग आते हैं। च वर्ग में आपके च छ ज झ इ आते हैं। आवाज़ अपना बढ़ा लीजिएगा वॉल्यूम, क्योंकि बिना माइक के पढ़ा रहे हैं, कूलर वगैरह बंद करके पढ़ा रहे हैं। और स्पीड की समस्या हो तो कम ज़्यादा कर लीजिए। मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट में आपका पूरा का पूरा वर्णमाला वाला तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे का भी सब कर देंगे। और च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट में ट ठ ड ढ अड़, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म आते हैं। और उच्चारण स्थान भी पूछा जाता है कि क वर्ग में क ख ग घ अंग, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। यानी जब क को उच्चारण बोलते हैं, क को, ख को बोलते हैं, ग को, घ को, और ह को भी बोलते हैं तो कंठ से बोलते हैं। कंठ होता है गले के, जानते हैं, ऊपर थोड़ा। तालव्य से यानी च वर्ग वाले जितने अक्षर होते हैं, च छ ज झ, और साथ में इ और यस स को, यस और स, तो च छ ज ञ से ऐसे याद कर सकते हैं। और स्वर में ई को भी बोला जाता है, तो ये तालव्य से बोले जाते हैं। मूर्धन्य से ट वर्ग और साथ में रस, तो ट रस याद कर सकते हैं आप। तो ट ठ ड ट रस, ट ठ ड ढ ड़ रस। दंत से, दांत से बोले जाने वाले तथ द थ न ल स होते हैं। ओठ से प वर्ग बोले जाते हैं, प फ ब भ म, और ऊ भी बोले जाते हैं स्वर्ग में। तो ये होते हैं इनके उच्चारण स्थान। अब कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी टेट हर जगह पूछा जाता है। अघोष अल्पप्राण कौन से होते हैं, तो अघोष आपका क च ट तप, क्या, क च ट तप। अघोष अल्पप्राण दोनों साथ में दिया हूँ। अघोष महाप्राण ख छ ठ थप, घोष अल्पप्राण ग ज ड दब, घोष महाप्राण घ झ ढ द भ। ये होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक होता है, इंगड़नम। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात जान लीजिए, ये तो बता दिया, ट्रिक थोड़ा देख लीजिए। ट्रिक क्या है कि प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, पहले दूसरे वर्ण अघोष देते हैं, यानी 12। जैसे क ख क्या हो गए आपके, अघोष हो गए। तीसरे चौथे वर्ण घोष होते हैं, तीसरा चौथा क्या हो गया, घोष हो गया। 5वां वर्ण क्या होता है, अनुनासिक होता है। वैसे अगर ट्रिक की बात किया जाए तो 12, 24, 135, 345 है। इनको हम आराम से भी समझाते हैं, पहले पूरा बता देते हैं, फिर आपको ये समझाते हैं क्या होता है 12 24। ये मंगड़नम क्या है, अनुनासिक व्यंजन है। क्या है आपका, अनुनासिक व्यंजन है। इनके उच्चारण में वायु का कुछ भाग नासिका से निकलता है, और इनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये देख लीजिए। तो उच्चारण स्थान हमने बता दिया, कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये सब उच्चारण स्थान के नाम हैं। छत्रज्ञ संयुक्त व्यंजन है। और वर्णों का वर्गीकरण याद रखने के लिए आप MCQ करेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए 12 वाला सिस्टम आपको बता देते हैं। पहले हम अल्प प्राण का बता दे रहे हैं। क्या बता दे रहे हैं, अल्प प्राण। ध्यान से समझिएगा, लिखने में थोड़ी समस्या हो रही है, बट अल्प प्राण, अल्प प्राण का ट्रिक है 135। रुक जाइए, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ, कलर। 135 प्लस YRLV, YRLV, पेन पेपर नोट कर लीजिए। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर साथ में य र ल हो, ये आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अल्प मतलब थोड़ा होता है, एक थोड़ा है, तीन थोड़ा, यानी कह सकते हैं विषम वाले। ये भी
इवन आड फार्मूला 135 विषम है। ये आपके हो गए अल्प प्राण 135 प्लस YRLV। अब आ जाइए महाप्राण क्या होता है। तो महाप्राण का ट्रिक है 24। महाप्राण मतलब महा मतलब ज़्यादा होता है, प्लस SH प्लस SH प्लस यस प्लस यच, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, साथ में सीटी वाला स, खड़कोट वाला स, सरौता वाला स और ह। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर स ख स। दूसरा चौथा अक्षर समझ गए होंगे, जैसे क के बाद ख आता है दूसरा अक्षर, ठीक है। तो अल्प प्राण महाप्राण हो गया। अब आ जाइए अघोष क्या होता है। अघोष आपका क्या होता है जान लीजिए। अघोष आपका होता है पहला और दूसरा 12 प्लस तीनों यस हो जाते हैं, प्लस तीनों यस जो स ख स, तीनों जो स होते हैं, तीनों स, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और तीनों स। अब आ जाइए घोष क्या होता है। घोष को कई बार सघोष भी बोलते हैं। तो 345 तीसरा चौथा पाँचवां अक्षर प्लस YRLV समझ रहे होंगे, यर लव, और साथ में यच यानी ह, और प्लस सभी स्वर आपके क्या होते हैं, सघोष होते हैं। आई होप आपको ट्रिक अच्छा लगा हो और आपकी तैयारी भी इससे हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रयत्न अयोग वाह के बारे में देखते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, यूपी टेट के पर्सपेक्टिव से ही है। प्रयत्न का अर्थ क्या होता है। प्रयत्न का अर्थ होता है ध्वनि उत्पत्ति के समय वाक अवयवों का प्रयास, यानी जो भी हम बोलने का प्रयास करते हैं अवयवों का, वही क्या होता है, प्रयत्न होता है। प्रयत्न आपका दो तरीके से होता है। एक अभ्यंतर प्रयत्न होता है जो अंदर से होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। अभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं स्पृष्ट, इस स्पृष्ट, इसत स्पृष्ट और इस विवृत, विवृत और समृद्ध। बाह्य में क्या आते हैं, घोष अघोष अल्पप्राण और महाप्राण। अभी मैंने इनको बता दिया है, ठीक है ना। तो घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण अधिक पूछे जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। जो पूछी नहीं जाती उनके चक्कर में ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, यर लव होते हैं, उस व्यंजन स ख स ह होते हैं। अंतस्थ ध्वनियाँ स्वर और व्यंजनों के बीच की प्रकृति के लिए होती हैं, दोनों में मीडिएटर का काम करती हैं। उष्म ध्वनियों में घर्षण का प्रभाव अधिक होता है, यानी इनको बोलने से गर्मी जैसा महसूस होता है। अब आ जाइए अयोगवाह के चिन्ह क्या होते हैं। अनुस्वार का चिन्ह ऐसे रहता है, और ये नासिक की ध्वनि का संकेत होते हैं, नाक से बोले जाते हैं। चंद्रबिंदु भी स्वर के अनुनासीकरण का संकेत होता है, विसर्ग ऐसे होता है, यह हल्की श्वासयुक्त ध्वनि का संकेत होता है। संयुक्त व्यंजन से पहले एक चीज़, अनुस्वार अनुनासिक में अंतर जान लीजिए। अनुस्वार ऐसे रहता है, अनुनासिक चंद्रबिंदु रहता है। यह स्वतंत्र चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है, यह स्वर को नासिक बनाता है। जैसे हिंदी संकल्प ये आपके अनुस्वार हैं, माँ हंसी आपके अनुनासिक हैं। अब आइए संयुक्त व्यंजन, जैसे पूछ लेता है छ किसके योग से मिलके बनता है, तो ह्रस्व क जिसे आप हलंत बोलते हैं, ह्रस्व मतलब छोटा होता है, प्लस स से, त प्लस र ज प्लस य से बनता है। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनने वाले व्यंजन होते हैं। स्वर व्यंजन और अक्षर में तुलना करते हैं। स्वर क्या होता है, स्वतंत्र रहित ध्वनि होता है, जैसे अ यू हो गया। व्यंजन एक स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, जैसे क त म हो गया, स ख स हो गया। अक्षर एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को अक्षर कहते हैं। तो जो जो पेपर में पूछे जाते हैं उन बिंदुओं को देख लीजिए। प्रत्येक वर्ग का पांचवां वर्ण अनुनासिक होता है, यह मंगणनम याद करने का तरीका है। यह अलावा वो अंतस्थ व्यंजन है, स ख स आपके स ख स उष्म व्यंजन है, ठीक है, जो गर्मी देते हैं बोलने में, आप बोल के चेक करिएगा। और ओष्ठ व्यंजन प फ ब होते हैं। अनुस्वार और चंद्रबिंदु में अंतर पूछा जा सकता है। संयुक्त व्यंजन के घटक वर्ण का अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, कौन कौन से हैं। और ध्वनि श्रव्य है, वर्ण लिखित है। स्वर बिना अवरोध के बोले जाते हैं, मैंने कोई अवरोध नहीं होता। व्यंजन अवरोध या स्पर्श साथ बोले जाते हैं। वर्ण लिखित रूप है, ध्वनि श्रव्य रूप है, मात्रा आपका स्वर चिन्ह है। और संयुक्त व्यंजन आपके छत्रज्ञ 3 होते हैं, ठीक है, और स्वर अय और ओ होते हैं। तो हिंदी भाषा में एक चीज़ और, अब वर्णमाला तो हो गया, अब एक इनमें मात्रिक अमात्रिक शब्दों की पहचान जान लीजिए, पेपर में बार बार पूछा जाता है, इस वजह से इसको बता दे रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। कंठ स्वर कौन से होते हैं, आ कंठ स्वर होते हैं। व्यंजन की बात करें तो पूरा क वर्ग होता है, वह होता है। तालव्य स्वर ई होते हैं। और व्यंजन की बात करें च छ ज झ होता है, या स। ओष्ठ आपके ऊ होते हैं, और व्यंजन में प फ ब भ होते हैं। कंठ तालब ए होता है। कंठोष्ठ आपका ओ होता है। मूर्धन्य री होता है। अह अयोग वाह होता है। अनुनासिक ऐसे होता है, जहाँ जहाँ चंद्रबिंदु लग जाता है वो अनुनासिक हो जाता है, जानते हैं। वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर आपका ऊ, जिसको बोलने में गोला जैसा मुंह, मुंह आपका गोला टाइप का हो, उ ओ आगत स्वर आ। आप बोलेंगे तो मुंह आपका थोड़ा फैल जाता है, गोला टाइप का।
समृद्ध स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में समय में मुख सबसे कम खुलता हो, इ ई उ ऊ। याद करने का तरीका है इ ई उ ऊ। अर्धसमृद्ध क्या होते हैं? जिसमें आधा खुलता है, ए और ओ होते हैं। अर्धविवृत ए ऐ और ओ होते हैं, आगत स्वर होते हैं। विवृत क्या होता है? विवृत में केवल आ आता है, केवल आ आता है। ह्रस्व या लघु स्वर की बात करें तो अ यू होता है। दीर्घ स्वर की बात करें आ ई उ होता है। मूल स्वर अ यू री होते हैं। बहुमात्रिक या त्रिमात्रिक स्वर प्लुत स्वर होते हैं, जैसे इसका उदाहरण ओम होता है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। स्वर के साथ साथ एक बार व्यंजन भी बता देंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा व्यंजन के बारे में बता देते हैं। व्यंजन का भी पूछा जाता है। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। मूल व्यंजन स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म होते हैं। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन बोलते हैं जिसमें कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श वाले आते हैं। क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, ये सब वाले। अंतस्थ में जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है। ऊष्म जिनके उच्चारण में वायु की घर्षण में ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक उत्क्षिप्त व्यंजन बार बार पेपर में पूछा जाता है, ड और ढ़ आता है, 2 होते हैं। नासिक के व्यंजन यंगड़नम होते हैं, 5। पार्श्विक व्यंजन ल बहुत इंपॉर्टेंट है, लुंठित व्यंजन र। इनसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। अघोष क्या होते हैं? वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा स ख स। अभी ऑलरेडी मैंने बता दिया है, 12 और तीनों स। सघोष व्यंजन क्या होते हैं? वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा, मैंने बता दिया 345 और प्लस वाई आर एल वी और ह। री क्या होते हैं? री किसके योग से मिलकर बनता है? र और ई से। मात्रा चिन्ह प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। वह आपका क्या है? ओठ और अल्पप्राण स्पर्श घोष है। ये पेपर में आया हुआ है, इसको वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ लिखा गया है। एमसीक्यू में आया है, एमसीक्यू देख लीजिएगा। ह कंठ ओष्ठ महाप्राण है, पूछा था ह इसमें से क्या है? ग कंठ ओष्ठ महाप्राण है, थ आपका दंत महाप्राण स्पर्श है। अब आ जाइए मात्रिक और अमात्रिक अवधारणा के बारे में देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। सभी स्वर और स्वर युक्त व्यंजन पूर्ण मात्रिक वर्ण होते हैं और स्वर रहित व्यंजन अर्धमात्रिक वर्ण होते हैं। जिन शब्दों में मात्रा चिन्ह प्रयुक्त हो उसे मात्रिक शब्द बोलते हैं। जिन शब्दों में मात्रा चिन्ह न हो उसे अमात्रिक शब्द बोलते हैं। मात्रिक शब्द देख लीजिए, जैसे नीलकमल, इसमें मात्रा है। कमल, इसमें कोई मात्रा नहीं, ना आ का है ना ई का। विवाद, छोटी की मात्रा, आ का मात्रा, यहाँ कुछ मात्रा नहीं बगल में। वाटिका में मात्रा है, वट में मात्रा नहीं। महिमा में है, मन में नहीं है। अनार में मात्रा है, रस में नहीं है। भारत में है, जग में मात्रा कोई नहीं है। जैसे कि अब यहाँ पे शब्द दे देगा। पानीपत मात्रिक शब्द है, नशा मात्रिक शब्द है, तात्विक मात्रिक शब्द है, भगवान मात्रिक शब्द है, मतवाला मात्रिक शब्द है। घर, घर में कोई मात्रा नहीं, ना आ का है ना ई का। चहक अमात्रिक है, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है। चम्मच भी अमात्रिक है, आधा है, इसको मात्रा नहीं बोला। गजबदन अमात्रिक है। कुर्सी में आपकी बड़ी की छोटा को मात्रा है। स्वर, स्वर में आपका अमात्रिक है। कमल आपका अमात्रिक है। तो यहाँ तक आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए वाक्य देखते हैं। देखिए पूरा हिंदी बहुत सही ढंग से करा रहे हैं, आप समझ रहे होंगे पेपर के पर्सपेक्टिव से। बाद में एमसीक्यू भी करा देंगे, एक मैराथन ला देंगे, 2 घंटे में पूरा का पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा एमसीक्यू के साथ। अभी तो एमसीक्यू नहीं करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। शब्दों के नियोजित और सुउद्देश्यपूर्ण मेल से बना ऐसा शब्द समूह जो कारक चिन्हों, विराम चिन्हों के साथ उपयुक्त ढंग से सुयोजित हो, पूरा अर्थ प्रकट करे, उसे वाक्य कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि विचारों और भावों के स्पष्ट अभिव्यक्ति को ही वाक्य कहते हैं। ठीक है। तो वाक्य रचना में सावधानियां देखना चाहिए। क्या होता है? चाहिए शुद्ध है, चाहिए अशुद्ध है, तो ऐसे नहीं लिखा जाता। शुद्ध अशुद्ध भी आपसे इससे तैयार हो जाएगा। इसलिए शुद्ध है, इसलिए अशुद्ध है, ये ऐसे नहीं लिखा जाता। लिए का प्रयोग हेतु लिए ऐसे नहीं होता है। जिन शब्दों के अंत में या आता है वहाँ पे बहुवचन में चंद्रबिंदु लग जाता है। किया का बहुवचन किए होता है, हुआ का बहुवचन हुए होता है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती है। तो वाक्य बनाते समय में क्या क्या आवश्यकता होती है? शब्दों का प्रयोग उपयुक्तता और अनुकूलता के आधार पर हो। सब सटीक और उद्देश्यपूर्ण प्रकट करें। कारक चिन्ह, विराम चिन्ह सही प्रयोग हो। विराम जैसे कि क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, कहाँ अल्प विराम लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है। सब संयोजन से भाव विचारों का प्रवाह बने। भ्रमण, जैसे शब्द का ध्यान देखिए। भ्रमण मतलब दर्शनार्थ होता है, दर्शन के लिए जाना। यात्रा उद्देश्यपूर्ण गमन के लिए जो होता है उसे यात्रा बोलते हैं। विचरण क्या होता है? उद्देश्यहीन चलना, मतलब बिना किसी उद्देश्य के ही चलते जाओ। जल में पवित्रता का अभाव, पानी आपका सामान्य प्रयोग है। भीषण दुर्घटना सही है, लेकिन भीषण पढ़ाई अनुचित प्रयोग है। तो भीषण दुर्घटना होता है, भीषण पढ़ाई नहीं होती है। तो वाक्य 2 खंड होते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, हिंदी में उद्देश्य और विधेय बोलते हैं। जिसके विषय में कहा जाता है उद्देश्य होता है, जिसके जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। जैसे प्रधानमंत्री ने हाल ही में जापान यात्रा संपन्न की, तो प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं, प्रधानमंत्री आपके उद्देश्य हो गया, बाकी जो कुछ बच रहा है वो आपका क्या हो गया? विधेय हो गया। इतनी चीज़ें तो समझ में आपकी आ गई होंगी। वाक्य निर्माण से जुड़ी इकाइयाँ जानते हैं। वाक्य क्या है? जहाँ शब्दों का संयोजन अर्थवान और पूर्ण हो। वाक्यांश क्या होते हैं?
जहाँ पूर्ण अर्थ न बने या विभक्तियों का मेल अपूर्ण हो वो वाक्यांश होते हैं। उपवाक्य क्या होता है? ऐसे शब्द समूह जो कि उद्देश्य और विधेय सहित निश्चित अर्थ प्रकट करें और किसी वाक्य का भाव हो, क्या होते हैं? उपवाक्य होते हैं। पदबंध क्या होता है? दो या अधिक शब्दों का समूह जो सीमित अर्थ दे वो पूरा क्या होता है? पूरा अर्थ न दे उसे पदबंध बोलते हैं। जैसे उपवाक्य की बात करें कि जैसे कि या वही लड़का है जो कि चोरी करता था, जो कि, तो ये आपका उपवाक्य हो गया। उपवाक्य भेद जान लीजिए। संज्ञा उपवाक्य होता है। संजय ने कहा कि मैं चलूँगा, वो संज्ञा उपवाक्य हमेशा क से शुरू होता है, क की के। या वही विद्यालय है, या जैसे या वही विद्यालय जहाँ मैं पढ़ता था जो आ गया, तो आपका क्या हो गया? ये आपका विशेषण हो गया। और की वाले में क्या गया? जैसे मैंने कहा कि तुम होशियार हो। विशेषण उपवाक्य क्या होता है? वह मजदूर जो काम करता था आज चला गया। तो देखिए जो आ गया, जहाँ पे ज रहता है विशेषण होता है, जहाँ पे क रहता है आपका क्या होता है? आपका संज्ञा होता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? जब हवा चलती है तब बादल गरजते हैं, तो जब ब्लैंक ब्लैंक तब आता है। ठीक है। वाक्य आवश्यक तत्व देख लेते हैं। पहला क्या है? आकांक्षा। एक पद को सुनकर दूसरे पद को जानने की जिज्ञासा हो, आकांक्षा हो, क्या होता है? वाक्य का तत्व होता है। जैसे योग्यता, वाक्य का प्रत्येक पद अर्थबोध में सहायक हो। क्रम या अन्वित, पदों को उचित क्रमबद्ध व्यवस्था। ऐसा नहीं कि जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, पुस्तक पढ़ रहा हूँ मैं, तो गलत माना जाएगा ना। एक भी भाव का अभाव होगा तो वाक्य आपका सही नहीं होगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद को देख लेते हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य होता है, जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है। जैसे राम जाता है, आपका क्या है? सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। मिश्र वाक्य जिसे आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जब मेरे पिताजी घर लौट कर आएंगे तब मैं विद्यालय जाऊंगा। संयुक्त वाक्य जिसे कंपाउंड भी बोलते हैं इंग्लिश में, जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य। इंग्लिश इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में भी आएगा। मेरे पिताजी सिख प्रयागराज जाने वाले हैं, वहाँ जाकर मेरे भाई से मिलेंगे, मेरे लिए पुस्तकें भी लाएंगे। ये तो हो गए आपकी रचना के आधार पे। रचना के आधार पे 3 होते हैं। अगर बात किया जाए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो देखिए बहुत प्रकार हैं। विधिवाचक क्या होता है? किसी बात के होने का बोध, वह जा चुका है। निषेधवाचक किसी बात के न होने का, यानी पॉजिटिव निगेटिव। आज्ञावाचक यानी इंपरेटिव सेंटेंस। इंग्लिश इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में भी आपका काम हो जाएगा, आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया होगा तो। आज्ञा आदेश का बोध हो, उदाहरण तुम जाओ। प्रश्नवाचक क्या होता है? प्रश्न पूछने का बोध, क्या तुम जा रहे हो। और विस्मयवाचक क्या होता है? आश्चर्य, दुख या सुख का बोध, अरे उसकी टांग टूट गई। अरे यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन विस्मय सूचक चिन्ह लगा रहेगा, ये ट्रिक है, याद कर लीजिए हमेशा। ट्रिक क्या जानते हैं? संदेहवाचक क्या होता है? संदेह का बोध, उसने बुलाया होगा। बुलाया होगा या नहीं बुलाया होगा कोई कन्फर्म नहीं है। इच्छावाचक, इच्छा या शुभकामना का बोध, यार तुम कार्य में सफल हो, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस। संकेतवाचक ऐसे वाक्य का भाव दूसरे पर निर्भर होता है, यदि तुम जाओगे तो मैं भी जाऊँगा। तो यहाँ पे 11 गलती से हो गया था। अर्थ या भाव के आधार पर 8 भेद होते हैं। तो वाक्य विश्लेषण समझ लेते हैं। वाक्य के सभी अंगों को पृथक करें, ये सारी चीज़ें होती है, उद्देश्य ये सब चीज़ों को समझना है। ठीक है। परीक्षा के रिलेटेड जान लीजिए जो इम्पोर्टेंट। शायद पिताजी आ जाएं, शायद लग गया ना, संदेहवाचक हो गया। झूठ मत बोलो, मत या नहीं लग गया निषेधवाचक हो गया। भगवान तुम्हें सुखी रखें, कोई प्रार्थना किया जा रहा है तो इच्छावाचक हो गया। नौकरी मिल जाती तो मेरा संकट दूर हो जाता है, संकेतवाचक है कि नौकरी मिलने से संकट दूर हो जाएगा। विचारों को पूर्णता प्रदान करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। पदबंध वाक्यांश का पूर्ण अर्थ नहीं देते। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अर्थ या भाव के आधार पर 8 भेद होते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद क्रिया मुक्त युक्त और क्रिया विहीन होते हैं, 2 होते हैं। राम जाता है, सरल वाक्य है। जब मेरे पिताजी घर लौट कर आएंगे तब मैं विद्यालय जाऊंगा, मिश्र वाक्य है आपका। मेरे पिताजी सिख प्रयागराज जाने वाले हैं, वहाँ जाकर मेरे भाई से मिलेंगे तथा मेरे लिए पुस्तकें खरीदेंगे, संयुक्त है। और के बाद 2 वाक्य से मिलकर जुड़ रहा है। तो आई होप 23 मिनट हुए, 23 मिनट में आपकी इतनी चीज़ें तैयार हो गई। अगर कुछ फिर भी समस्या हो तो आप हमें बताइएगा, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, आपके एक लाइक इंस्पिरेशन का काम करता है। साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो ऐसे CDP का पूरा ला के कंप्लीट करा देंगे 50-60 पेज में, और PYQ भी करा रहे हैं 2011, 13, 14, 15 ऐसे करा के हम 29, 30 तक में करा देंगे। आप वीडियो देख सकते हैं, इतने आपका UP टेट निकल जाएगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। 4 दिन में 4-5 वीडियो बना देंगे, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने साथियों तक भी शेयर करें। साथ ही साथ इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ PDF दे देंगे हम। और WhatsApp चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे छोटी बड़ी अपडेट एग्जाम की दे दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, आई लव यू।